In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Here is a poem for my students of grade 11, and the title of the poem is Mother to Son, composed by Langston Hughes. You can see the picture of Langston Hughes, the collected poems of Langston Hughes in this book. Here in this poem, mother advises his son, as the very title of the poem suggests. देखें, पोएम का टाइटल जो है वो सजेस्ट कर रहा है, मदर टू सन, एक माँ अपने बेटे को नसीहत करती है। माँ अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात के बारे में अपने बेटे को बताती है और फिर उसके बाद वो ज़िंदगी की हकीकत बताती है। इनफैक्ट वो अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात अपने बेटे को सुनाकर, उसको बताकर, उसको ज़िंदगी की हकीकत बता रही है कि ज़िंदगी जो है वो हमवार नहीं होती। ज़िंदगी में बहुत से नशेब व फराज आते हैं, ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं और हमें उनका सामना करना पड़ता है। वो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात के बारे में बताते हुए कहती है कि मेरी ज़िंदगी एक ऐसी सीढ़ी की मानद है जिसके ऊपर मैं चढ़ती जा रही हूँ। वो सीढ़ियाँ मैं चढ़ती जा रही हूँ, लेकिन वो सीढ़ियाँ हमवार नहीं है। उन सीढ़ियों के साथ कोई ऐसी सपोर्ट नहीं है मेरे लिए। मेरा हर स्टेप एक स्ट्रगल है। हर सीढ़ी के ऊपर मेरे लिए मुश्किलात खड़ी हैं। वो कहती है कि हर सीढ़ी के ऊपर कांटे, कीलें बिछी हुई हैं जो कि मेरे पाँव पे चुभ रही हैं। सीढ़ियों के ऊपर छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए हैं जो कि चुभने, रफ सख्त किस्म के टुकड़े पड़े हैं, नुकीले टुकड़े हैं जो कि पाँव में चुभ रहे हैं। ये नुकीले टुकड़े, ये कीलें, ये ज़िंदगी की मुश्किलात को ज़ाहिर कर रही हैं। और मदर अपने बेटे से कहती है कि मैं इन ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात से गुज़री हूँ और अब भी गुज़र रही हूँ। ये एक ऐसी सीढ़ी है जो हमवार नहीं है। इट इज़ नॉट अ क्रिस्टल स्टेयर। क्रिस्टल मीन्स वेरी प्लेन, स्मूथ एंड स्ट्रेट। ये वो सीढ़ियाँ नहीं हैं जो कि बहुत ही हमवार और सीधी और बिल्कुल बहुत नरम हो, बल्कि ये ऐसी सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे हर कदम पे मुश्किलात का सामना है। फिर वो अपने बेटे को कहती है, लेकिन फिर भी मैं ये सीढ़ियाँ चढ़ती रही, मैं कभी इन मुश्किलात से नहीं घबराई। मैं सीढ़ियाँ चढ़ती रही। कभी ज़िंदगी में ऐसे मुकाम आए जहाँ पे मुझे, ऐसी ज़मीन पे पहुँची मैं जहाँ से मुझे मोड़ मुड़ना था। यहाँ पे जो टेकिंग टर्न्स यानी मोड़ मुड़ना, इट मीन्स दैट ज़िंदगी में हम समटाइम्स एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहां हमें मुश्किल फ़ैसले करने होते हैं, जहां हम या तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ हमें कन्फ्यूजन्स घेर लेती हैं, बहुत सी परेशानियाँ होती हैं, हम फ़ैसला करने के काबिल नहीं हो सकते और मुश्किल होता है हमारे लिए कोई फ़ैसला करना। वो कहती है कि कभी मुझे कोनों में से मुड़ना था, मुझे रिस्क लेना था। कभी ऐसी तारीक ज़मीनों पे मैं पहुंच गई जहाँ पे रोशनी का कोई इम्कान नज़र नहीं आता था, लेकिन मैं वहाँ से भी गुज़र गई। मैं घबराई नहीं, मैं पीछे नहीं मुड़ी, मैंने उन ज़मीनों को भी पार किया। फिर अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात बताकर वो अपने बेटे को नसीहत करती है कि मेरे बेटे, ज़िंदगी ऐसी ही है, तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम घबरा के ज़िंदगी की सीढ़ियाँ जब तुम चढ़ने लगो और तुम्हारी हर स्टेप पे मुश्किलात आएँ, हर सीढ़ी पे तुम्हें मुश्किलात का सामना करना पड़े, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम घबरा के वापस मुड़ जाओ। तुमने ये सीढ़ियाँ चढ़ते रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम थक के उन सीढ़ियों के ऊपर बैठ ही जाओ, या कहीं ऐसा ना हो कि तुम घबरा के उन सीढ़ियों पर गिर जाओ। तुमने हिम्मत करनी है और अपनी माँ की तरह, शी सेट्स हर ओन एग्जाम्पल बिफोर हिम, अपनी मिसाल उसके सामने रख के कहती है कि तुमने अपनी माँ की तरह आगे बढ़ते चले जाना है और ज़िंदगी की मुश्किलात से नहीं घबराना। दिस इज़ हाउ शी एडवाइजेस हर सन. This is all about an advice of a mother to her son. Coming to the introduction of the poem, in this poem Langston Hughes wants to tell the readers that life is not a smooth sailing.
एक्चुअली पोएट भी हमें ये बताना चाह रहा है कि ज़िंदगी हमवार नहीं होती. इट इज़ अ कॉन्स्टेंट सर्ज ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स. ये एक मुसलसल कोशिश है और चलते रहना है. ज़िंदगी के नशेबो फराज के दरमियान कभी मोड़ आते हैं, कभी ज़िंदगी बिल्कुल ही टर्न मुड़ जाती है किसी और सिमत कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करें. इट इज़ एन अपहिल बैटल. ये बहुत ही मुश्किल जंग है. अ स्टेडी क्लाइम थ्रू थॉर्न्स एंड विल्डरनेस. ये एक आहिस्ता आहिस्ता हमें चढ़ना है इन कांटों के ज़रिए, इन जंगली जो विल्डरनेस है, मतलब जंगली जो हालात हैं उनके दरमियान से, बुरे हालात से. एंड नेवर एंडिंग वॉक थ्रू ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस. और ये जो बुरे वक्त हैं या जो इम्तिहानात का जो वक्त है वो उसका ना ख़त्म होने वाला ये एक चहलकदमी है हमारी जिसके थ्रू हमें गुज़रना होगा. द पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग. पोएम जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग की शक्ल में हमारे सामने है, जिसमें पोएट जो है वो एक स्पीकर को इमेजिन कर रहा है. और स्पीकर कौन है? मदर है, who is talking to her son and sharing her experience of life which is not smooth. ड्रामेटिक मोनोलॉग में पोएट जो है वो किसी एक को वो एक स्पीकर चुन लेता है और उसके थ्रू अपने ख्यालात का इजहार करता है. हियर स्पीकर इज़ अ मदर हु इज़ टॉकिंग टू हर सन एंड शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ विच इज़ नॉट स्मूथ. जो कि उसके जो ज़िंदगी के तजर्बात हैं वो हमवार नहीं हैं, बट हैविंग टैक्स कीले हैं उनमें, स्प्लिंटर्स, ये जो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े हैं, टॉन बोर्ड्स हैं, ऐसे तख्ते हैं जिनके ऊपर वो चली लेकिन वो तख्ते टूटे हुए हैं. शी डज़ नॉट मीन टू डिस्करेज हर सन. ऐसा बता के वो अपने बेटे की हौसला शिकनी नहीं कर रही, बट इंस्पायर्स हिम बाय सेइंग, उसको मुतासिर कर रही है, परसुएड्स हिम बाय सेइंग दैट अमिड ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, कि इन इम्तिहानात और बुरे वक्तों के दरमियान शी स्टिल क्लाइम्ड ऑन दोज हार्ड स्टेयर्स. वो उन सीढ़ियों पे, उन सख्त सीढ़ियों पे फिर भी चढ़ती गई. क्रॉस ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, उसने बहुत से मोड़ जो है वो क्रॉस किए. एंड समटाइम्स वॉकड ऑन द डार्क पाथ, और डार्क पाथ, इट मस्ट बी डार्क, ओके, डार्क पाथ्स. और कभी कभी तो बहुत ही अंधेरे तारीक रास्तों पर भी उसे चलना पड़ा. देन शी एडवाइजेज हिम नेवर टू टर्न बैक. फिर वो अपने बेटे को नसीहत करती है कि वो कभी भी वापस ना मुड़े इन द फेस ऑफ हार्डशिप्स, जब उसे मुश्किलात का सामना हो, बट रिमेन परसिस्टेंट, बल्कि वो मुस्तकिल मिजाज रहे. इफ़ क्लाइंबिंग द स्टेयर्स ऑफ लाइफ सीम्स डिफ़िकल्ट, अगर ज़िंदगी की ये सीढ़ियाँ चढ़ना उसको मुश्किल नज़र आता है, ही शुड नॉट फॉल डाउन, उसे गिरना नहीं चाहिए. एंड लूज़ फेथ, उसे अपना यकीन खोना नहीं चाहिए. इंस्टेड ही शुड फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ हर मदर. इसकी बजाय उसे चाहिए कि वो अपनी माँ के मिसाल को अपने सामने रखे. हु एंड्योर्ड ऑल डिफ़िकल्टीज़, जिसने तमाम मुश्किलात को बर्दाश्त किया, विद फेथ, यकीन के साथ, दैट वन डे शी वुड फाइनली असेंड टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लैंड, कि आखिरकार एक दिन आएगा कि वो इस ज़मीन की, इस दुनिया की सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंच जाएगी, उसको भी क्रॉस कर लेगी. अब आपने देखा कि इस इंट्रोडक्शन में पोइट ने इट्स अ फॉर्म ऑफ, द पोएम इज फॉर्म ऑफ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इन विच ही मेक्स स्पीकर अ वमन. एक औरत को वो एक स्पीकर बनाता है इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस हिज व्यू पॉइंट. Now, your stanza number 1 is, well, son, I'll tell you, life for me and be no crystal stair. It's had tags in it, and splinters, and boards torn up, and places with no carpet on the floor, bare. Now see, now ain't been mean has not been. It stands for is not, are not, am not, has not, have not. So life for me has not been no crystal stair. It had tags in it, splinters, boards which are torn up, कि टूटे हुए बोर्ड्स हैं जिनके ऊपर मुझे चलना था, और ऐसी जगहों पे जहाँ पे कारपेट नहीं बिछा हुआ था, बेयर, वो बिल्कुल खाली ज़मीन थी, रफ थी.
Now, how will you explain it? In this stanza, a mother is talking to her son and telling her how painful a journey of her life has been. She tells him the bare fact that life is not a smooth and straight way to walk on. जिंदगी हमवार और सीधा रास्ता नहीं है जिसके ऊपर आप चलेंगे. It is not a crystal stair which is very straight, smooth and shiny. The road to walk on in life is very rough, having tacks, splinters and boards with deep. He says that life is not smooth. He says that the way on which you have to walk must have tags. उसमें कीलें भी होंगी, splinters भी होंगे, यानी जो लकड़ी के नाहमवार छोटे छोटे नुकीले टुकड़े होंगे, और ऐसे तख्तों पे भी आपको चलना पड़ेगा with deep fissures, जिनके बहुत गहरे, जिनके अंदर शिगाफ होंगे, जिनको आपने क्रॉस करना होगा. The floors were never carpeted but rough and tough. At every step of life she had gone through physical and mental agony and face the bare and bitter realities of life. हर स्टेप पे वो जिस्मानी और जहनी तकलीफ से गुजरी और उसने बहुत ज़िंदगी की तल हकीकतों को फेस किया. What inspires the readers most in this stanza, इस स्टैंजा में जो चीज़ रीडर्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर मुतासिर कर रही है, is the continuous struggle of a mother during tough time of life. ज़िंदगी के मुश्किल वक्त में से जो एक माँ की जो मुसलसल कोशिश है वो गुजर रही है, आगे बढ़ रही है, रीडर्स उसको बहुत एडमायर कर रहे हैं. मदर कंपेयर्स हर लाइफ टू अ रफ एंड हार्ड staircase to surmount. So imagery is frequently used in the stanza to compel the readers to perceive things with senses. For example, life for me and been no crystal stair, कि मेरे लिए ज़िंदगी एक शफाफ सीढ़ी की तरह नहीं थी. एंड अगैन एंड प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर, और ऐसी जगहों पे मैं नहीं गुजरी कि जहाँ पे कारपेट्स पड़े थे, कालीन पड़े थे. अब ये हमारे सेंसेस को टच कर रही है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है पोइट का, यानी लाइफ फॉर मी एंड विद नो क्रिस्टल स्टेयर, तो हमारे जहन में फ़ौरन क्रिस्टल स्टेयर आता है. और फिर जब वो कहती है कि इट इज़ नो क्रिस्टल स्टेयर, इट मीन्स दैट हर लाइफ इज़ वेरी हार्ड, वेरी रफ, full of difficulties and miseries. And when he says, and places to perceive things, places with no carpet on the floor, it means that it immediately attracts our senses, and we come to know that it means the way is very rough. So the poet has used the metaphor of stair to compare the mother's life to it. और metaphorical language, metaphor कौन सा use हुआ? Metaphor is comparison of two different objects. तो यहाँ पे सीढ़ी को मदर की ज़िंदगी से कंपेयर किया जा रहा है. Staircase also symbolizes hardships to overcome by climbing on it persistently and steadily. वो कहता है कि ये जो सीढ़ियाँ हैं ये ज़िंदगी की मुश्किलात को भी ज़ाहिर कर रही हैं कि एक एक स्टेप पे हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं जिनको हमने आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंब करते जाना है. How will you write its paraphrasing? Well, my son, I will tell you that life for me has not been a crystal stair to walk on. It had tags and splinters in it. There were boards with gaps and deep fissures to walk and cross. There were places with no carpets at all, but rough and ragged. All I had to walk was on bare and rough roads. Coming to stanza number 2, but all the time I have been a climbing on and reaching landings and turning corners and sometimes going in the dark where there had been no light. And been, there has not been. So explanation is that in this stanza, अब देखिए इस स्टैंजा में सामने वो एक बात बता रही है कि बट ऑल द टाइम आई हैव बीन क्लाइंबिंग ऑन, इन तमाम मुश्किलात के बावजूद उस तमाम वक्त में मैं कहीं रुकी नहीं हूँ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ती गई एंड रीचिंग लैंडिंग्स, ऐसी अजीब व गरीब स्ट्रेंज लैंड्स में पहुँच गई, ऐसे मोड़ आए जिनको मैंने मुड़ना था, मैंने रिस्क लेना था. बाज़ुकात तो मैं अंधेरे वाले रास्ते में पहुँच गई जहाँ पे ज़िंदगी की रोशनी की कोई उम्मीद ना थी. In this stanza, a mother impresses upon her son that despite all hardships and
पेन्स, इन तमाम मुश्किलात और तकलीफ़ों के बावजूद शी हैड बीन मूविंग ऑन टू रीच हर डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए वो चलती रही। On her way of life, she had to face the trials and adversity. और उस रास्ते में उसे बहुत से इम्तिहानात से गुजरना पड़ा, बुरे वक्त से गुजरना पड़ा, by sometimes reaching on the strange lands. और बाज़ औक़ात तो वो बहुत अजीब व गरीब दुनिया में भी पहुंच गई। She had to turn the corners. ऐसे कोने आए जिनको मुड़ना था, and to decide where to go. और उसे फैसला करना था कि कहाँ जाना है। Here, turning corners means that sometimes man comes on such crucial point कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है जहाँ पे when to take decision for him becomes difficult, जब उसके लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है about which way to go, कि उसे किस रास्ते पर जाना है। A mother means to say, एक माँ जो है उसके कहने का मतलब ये है दैट शी टुक ग्रेट रिस्क्स बाय टर्निंग दोज कॉर्नर्स, उन कॉर्नर्स की तरफ मुड़ के उसने बहुत से रिस्क्स लिए। कॉर्नर्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के वो जो मोड़ मुड़ी, उसने बहुत बड़े बड़े रिस्क लिए। अब देखिए, उसने अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात के बारे में बताया कि वो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सीधी नहीं थी, ये एक सीधा रास्ता नहीं है ज़िंदगी। बाज़ औक़ात आपको बहुत से मोड़, आपकी ज़िंदगी में बहुत से मोड़ आते हैं जो आपको मुड़ने पड़ते हैं। आप इतने कंफ्यूज होते हैं कि इस मोड़ को आप मुड़ के आगे कहाँ पहुँच जाएंगे। अननोन वर्ल्ड्स हैं आगे आपके सामने। कभी आप ऐसी अजीबोगरीब दुनिया में पहुंच जाते हैं, कभी अंधेरों में चले जाते हैं, जब आपको कन्फ्यूजन होती है, जब आप बहुत आपको समझ नहीं आती कि अब आप क्या करें। Sometimes she had to walk in the absolute darkness. कभी तो मुकम्मल अंधेरे में उसे चलना पड़ा, where there was no sign of light. Here darkness is a symbol of fear and mystery. यहाँ पे अंधेरा जो है वो खौफ और मतलब पुरस्कार रास्तों का एक निशान है। Sometimes fears, both external and internal, become obstacles in our life. कि बाज़ औक़ात ये जो खौफ होता है, ये जो डर होता है, चाहे वो हमारे अंदरूनी खौफ हो या बैरूनी खौफ हो, वो हमें ज़िंदगी में हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर देता है। And we feel that there is nothing to enlighten our path. और हमें ये महसूस होने लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी ज़िंदगी को रोशन, हमारे रास्ते में रोशनी कर दे। सेम इज़ द केस विद द मदर हु हैड टू टेक डिसीशंस। यही हाल जो है वो एक माँ का है जिसको कुछ फैसले करने पड़ते हैं। हाउ टू मूव फॉरवर्ड विद डिफ़िकल्टीज़, कि मुश्किलात के साथ वो कैसे आगे बढ़े। मिस्ट्री, जब उसकी ज़िंदगी एक मिस्ट्री है, एक पुरस्कार चीज़ है जिसका कुछ पता नहीं कि वेयर टू लीड, वेयर इट विल लीड अस। एंड फियर्स, और कुछ खौफ हैं, उनके साथ उसको आगे बढ़ना है। द पोइट हैज़ यूज द सिम्बल्स ऑफ टर्निंग कॉर्नर्स, डार्क, लाइट, डार्क, टू शो इनडिसाइसिवनेस। जो हमारे जो फैसला करने की सलाहियत कभी कभार हम खो देते हैं। ये टर्निंग कॉर्नर्स, लाइट, डार्क यहाँ पे जो है वो हमारे फियर्स को शो कर रहे हैं, मिस्ट्री को, अनसर्टेनिटीज़ विच वर हार्श चैलेंज ऑफ लाइफ दैट शी हैड पास थ्रू। ये ज़िंदगी के ऐसे कोई तल्ख मुश्किलात थीं जिनके ज़रिए उसको गुज़रना था। How will you paraphrase the stanza? But all the time I have been climbing on. मैं बढ़ती ही चली गई, मैं सीढ़ियाँ चढ़ती गई, and moving ahead. बार बार वो अपने बेटे को बता रही है कि मैं फिर भी घबराई नहीं हूँ, मैं सीढ़ियाँ चढ़ती रही हूँ। During my journey of life I have reached strange lands and sometimes had to turn the corners to face further challenges. मेरी ज़िंदगी के सफ़र में मैं अजीबो गरीब दुनिया में भी पहुँची। बाज़ औक़ात तो ऐसे कोने आए जो कि मुझे मुड़ने थे और मुझे फर्दर, और वो उन कोनों से मुड़ के मैं जब ऐसी जगहों पे पहुंची जहाँ मुझे मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। Sometimes I had reached the dark places where there was no sign of light. बाज़ औक़ात ऐसी तारीक जगहों पे मैं पहुंच गई जहाँ पे रोशनी के कोई आसार भी ना थे। यानी मैंने ज़िंदगी की बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। Now stanza number 3 is, so boy, don't you turn back.
Now see, in previous two stanzas, she has been telling her own bitter experiences of life. अपनी ज़िंदगी के जो तल्ख तजुर्बात हैं उनके बारे में हमें बता रही है. लेकिन फ़ौरन उसके बाद स्टैंजा नंबर 3 में वो अपने बेटे को नसीहत करती है कि मैं ये इसलिए नहीं बता रही कि यू इन ऑर्डर टू स्केयर यू, आपको डराने के लिए नहीं बता रही. वो कहती है कि सो बॉय डोंट यू टर्न बैक इन द फेस ऑफ दीज डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ. ज़िंदगी की इन मुश्किलात को देखकर कभी वापस मत मुड़ना. डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स. कभी भी उन सीढ़ियों पे चढ़ते हुए जब तुम्हें मुश्किल लगे, तुम्हारे पाँव पे कांटे चुभने लगे, तो तुमने उन सीढ़ियों पे बैठना नहीं है, तुमने चढ़ते जाना है उनको. बिकॉज यू फाइंड्स इट्स काइंडर हार्ड, कि जब तुम्हें ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगे, ये सख्त लगे, तुम्हें ये ज़मीन बहुत रफ़ लगे और सख्त लगे, तो डर के बैठना नहीं है, गिरना नहीं है, तुमने वापस नहीं मुड़ना. Now see the explanation of this stanza. These are highly motivational lines as the mother tells his son about the reality of life by giving example of hardships which she herself had suffered. उन मुश्किलात की उसको मिसालें दे रही है जो कि उसने खुद भी बर्दाश्त की हैं. बट इट डज़ नॉट मीन दैट शी वॉन्ट्स टू डिस्करेज हर सन. इसका मतलब नहीं है कि वो ज़िंदगी की मुश्किलात के बारे में बता के अपने बेटे की हौसला शिकनी कर रही है. इंस्टेड शी मोटिवेट्स हिम. बजाय इसके वो उसको हिम्मत दिला रही है, उसको हौसला दिला रही है. नेवर टू फॉल डाउन ऑन दीज रफ रोड्स एंड स्टेयर्स ऑफ लाइफ. ज़िंदगी के ये जो नाहमवार सड़कें हैं, रास्ते हैं, उन पे आपने थक के या घबरा कर बैठना नहीं है. He should never scared of these miseries of life. ज़िंदगी की इन परेशानियों से वो उसे डरना नहीं चाहिए. Never think of turning back. और वापस मुड़ने का कभी ना सोचे. He should not lose courage. उसे हिम्मत नहीं हारनी in the face of circumstances, इन हालात के पेश नज़र. And never let him fall down on the stairs feeling unable to move. और अपने आप को इन सीढ़ियों पे गिराना नहीं है. जब वो ये महसूस करे कि वो आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये ना हो कि वो अपने आप को इन सीढ़ियों पे गिरा दे. These dilapidated stairs, ये जो टूटी फूटी सीढ़ियाँ हैं, they may be difficult to climb. ये चढ़ना मुश्किल हो सकता है. But he should move on like his mother. लेकिन अपनी माँ की तरह उसको आगे बढ़ना चाहिए. She sets her own example by telling her son that she is still walking on that path. वो अपनी मिसाल बता के अपने बेटे को नसीहत कर रही है कि वो अब भी उसी रास्ते पे चलती जा रही है. एंड क्लाइंबिंग द स्टेयर्स ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी की सीढ़ियाँ चढ़ रही है. नो मैटर हाउ हार्ड, चाहे वो कितनी सख्त है, रफ हैं, एंड क्रम्बलिंग, टूटने वाली हैं. देयरफॉर ही शुड कंटिन्यू हिज स्ट्रगल. उसने अपनी कोशिश को जारी रखना है. टू ईज द पेन्स एंड सफरिंग्स, के ताकि ये तमाम दुख और परेशानियाँ जो हैं वो इनको कम कर सके. So, in this stanza, she advises her son, but to a large extent, she advises, the poet indirectly advises all the readers. तमाम रीडर्स के लिए भी ये एक नसीहत है कि ज़िंदगी की मुश्किलात से हमने नहीं घबराना, बल्कि हमने आगे बढ़ते चले जाना है. How you would paraphrase the stanza? So boy, never turn back to see the difficulties of life. ज़िंदगी को मुश्किलात को देख के वापस कभी ना मुड़ना. Seeing the steps harder, never sit down on the stairs. जब देखो कि ये जो सीढ़ी है तुम्हें सख्त लग रही है, तो कभी भी उन सीढ़ियों पे बैठना नहीं है. Instead go on. बजाय इसके आप आगे बढ़ते जाएं. इफ़ यू फील द जर्नी ऑफ लाइफ हार्ड, अगर ज़िंदगी का सफ़र मुश्किल महसूस हो, स्टिल नेवर लेट दीज डिफ़िकल्टीज डिस्करेज यू. फिर भी ये मुश्किलात कभी भी अपने ऊपर ओवरकम ना होने दें. एंड फेल यू डाउन, और ये ना हो कि वो आपको गिरा दें. इन मुश्किलात को से मत घबराएं. इन मुश्किलात को इन मुश्किलात से आपने हिम्मत नहीं हारनी, और इन मुश्किलात को इतना अपने ऊपर हावी नहीं करना कि ये आपको गिरा दें. नाउ कमिंग टू स्टैंजा नंबर 4. डोंट यू फॉल नाउ, फॉर आई सी स्टिल गोइंग हनी. I see still climbing
and life for me and be no crystal stair. So she says that don't you fall now, गिरना नहीं है अब तुमने, कि देखो, for I see still going honey, देखो मैं फिर भी बढ़ती चली जा रही हूँ, I still climbing, मैं अब भी सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, and life for me and be no crystal clear. Again he repeats this line. इस पोएम में एक फर्स्ट स्टैंजा में ये लाइन आई है, एंड लाइफ फॉर मी एंड बी नो क्रिस्टल स्टेयर. This has been repeated in the last stanza. In the last line is the same, and life for me and be no crystal stair. Your explanation is, in this stanza, the mother teaches a useful lesson to her son. इस स्टैंजा में एक माँ अपने बेटे को बहुत ही मुफीद सबक सिखाती है, एंड फुलफिल्स हर ड्यूटी एज अ मदर, और एक माँ होने के नाते अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करती है. She advises her that despite all the sufferings and trials of this life, इस ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात और इम्तहानात के बावजूद, which may seem harsh at times, जो sometimes तो बहुत ही तकलीफ दे और सख्त होते हैं, he should never lose courage, उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. He should never fall from his chosen standard, अपना जो मुंतखब मयार है उससे नहीं गिरना चाहिए, and just move on, उसको सिर्फ आगे बढ़ना है. He consoles him lovingly, बहुत प्यार से, by calling him honey, बहुत प्यार से उसको तसल्ली देती है, by setting her own example before him, उसके सामने अपनी मिसाल रख के, that she is still going on, कि वो अब भी बढ़ती जा रही है. For these troubles could never discourage her, ये परेशानियाँ उसकी हिम्मत, उसको उसकी हौसला शिकनी नहीं कर सकती, ना कर सकी. एंड शी हैड ऑलवेज ट्राइड टू ओवरकम, और उसने हमेशा कोशिश की इन पे काबू पाने की. ऑल्दो द स्टेयर्स आर रफ एंड डिलैपिडेटेड, अगरचे ये सीढ़ियाँ बहुत खुरदरी हैं, टूटने वाली हैं, डिलैपिडेटेड हैं, बट शी नेवर टर्न बैक, वो तो कभी भी वापस नहीं मुड़ी, और फेल डाउन ऑन देम, वो कभी इन सीढ़ियों पे गिरी नहीं है. She is still climbing with faith and will power, वो अब भी यकीन और अपनी जो कुव्वत इरादी से वो सीढ़ियाँ चढ़ रही है. फेसिंग अ फैक्ट, इस हकीकत को भी, इस हकीकत का सामना कर रही है, दैट लाइफ इज़ नेवर अ क्रिस्टल स्टेयर टू क्लाइम, कि ज़िंदगी जो है वो एक शफाफ सीढ़ी नहीं है जिस पे आप चढ़ेंगे, बट वेरी हार्ड एंड रफ, बहुत सख्त है, बहुत नाहमवार है. Therefore he should follow her example and never give up. उसे अपनी माँ की मिसाल को सामने रखना है, उसकी पैरवी करनी है, और कभी भी अपने इरादे को छोड़ना नहीं है, अपनी कोशिश को नहीं छोड़ना. How you will paraphrase it? Do not fall now, but follow me. अब तुमने गिरना नहीं है, बल्कि मेरे पीछे पीछे आना है. फॉर आई एम स्टिल गोइंग ऑन डिस्पाइट ऑल द डिफ़िकल्टीज़ एंड हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, क्योंकि मैं तो फिर भी आगे बढ़ती जा रही हूँ. ज़िंदगी की मुश्किलात को और बहुत सी जो सख्त और तल्ख है चीज़ें हैं, उनके बावजूद मैं बढ़ती जा रही हूँ. आई एम स्टिल क्लाइंबिंग इन स्पाइट ऑफ ऑल द मिजरीज, इन परेशानियों के बावजूद मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही हूँ. माई लाइफ इज़ नॉट स्मूथ, मेरी ज़िंदगी हमवार नहीं है. एंड आई हैव नो क्रिस्टल स्टेयर्स टू क्लाइम, और मेरे पास कोई शफाफ सीढ़ी, जिस सीढ़ी पे, ज़िंदगी की सीढ़ी पे मैं चढ़ रही हूँ, वो बिल्कुल भी शफाफ नहीं है. Again and again she stresses upon the point that life is not a crystal stair. She compares a life to a crystal stair, to a stair which is not crystal, which is not smooth, which is not plain, which is not shiny. It has tags, it has splinters, it has broken boards in it, which we have to cross, which we have to face, which we have to tolerate. So this is all about the poem, कि ज़िंदगी की मुश्किलात, यानी एक बिटर रियलिटी भी हमें बता रहे हैं कि अगर हम ये समझते हैं कि ज़िंदगी जो है वो कदम कदम पे हमारे लिए हमवार होगी, शफाफ होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. एक तो शायर हमें ज़िंदगी की बिटर रियलिटी हमारे सामने रखता है थ्रू हिज स्पीकर, दैट इज़ द मदर, who advises her son. वो अपने बेटे को बिल्कुल सीधी बात, बिल्कुल सच्ची बात बता देती है कि ज़िंदगी कैसी है,
उसको अपनी मिसाल बता के। लेकिन इसका एट द सेम टाइम ये मतलब नहीं है कि वो अपने बेटे को डिस्करेज कर रही है, वो अपने बेटे की हौसला अफजाई कर रही है। वो कह रही है कि इन मुश्किलात से आपने भी नहीं घबराना, मेरी एग्जाम्पल को फॉलो करना है, मेरे पीछे चलते आएँ, ये सीढ़ियाँ चढ़ते रहें, और ये ना हो कि इन सीढ़ियों की मुश्किलात से घबरा के आप इन सीढ़ियों पे ही घिर जाएं, या इन सीढ़ियों पे बैठ जाएं, या इन सीढ़ियों से ही वापस मुड़ जाएं। ऐसा आपने कभी नहीं करना, आपने विल पावर के साथ आगे बढ़ते चले जाना है। Coming to the exercise of this poem, question number 1 is, what is the dominant theme of the poem Mother to Son? यानी एक जो dominant theme है, जो हावी है पूरी पोएम पे, वो क्या हो सकती है? एक कॉमन थीम जो मेजर थीम है। तो आपने ये लिखना है कि द डोमिनेंट थीम ऑफ द पोएम इज़ एन एडवाइस फ्रॉम अ मदर टू हर सन अबाउट स्ट्रेंथ एंड करेज। डोमिनेंट थीम तो यही है कि एक माँ अपने बेटे को मजबूती और हौसला मंदी का सबक दे रही है। शी टेल्स हिम द ट्रूथ दैट लाइफ में नॉट बी द स्मूथ सेलिंग, फॉर इट हैज़ मैनी अप्स एंड डाउन्स, ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस। वो उसको एक सच्ची बात बता रही है कि ज़िंदगी जो है वो बहुत हमवार नहीं है, इसमें बहुत नशेब व फराज हैं, इसमें इम्तिहानात हैं बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत बुरे वक्त भी हैं। बट दीज हार्डशिप्स ऑफ लाइफ शुड नॉट डिस्करेज हिम, लेकिन ज़िंदगी की ये मुश्किलात उसको ये ना हो कि उसकी हौसला शिकनी करें। ही मस्ट फेस दैम, उसे उनका सामना करना है, एंड कीप पुशिंग फॉरवर्ड इंस्टेड ऑफ टर्निंग बैक, और वापस मुड़ने की बजाय उसे आगे बढ़ना है। द रियल स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर इज़ टू फेस द ट्रबल्स। जो इंसान के किरदार की मजबूती है वो यही है कि हम मुश्किलात का सामना करें, एंड कम्पीट दैम टू रीच वंस डेस्टिनेशन, और अपनी मंजिल पे पहुंचने के लिए उनका मुकाबला करें। This is the dominant theme of the poem Mother to Son. Now, question number 2 is, what are some of the literary techniques used in the poem Mother to Son? मदर टू सन की कुछ लिटरेरी टेक्निक्स होती हैं जो पोएम में यूज़ की जाती हैं, लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं। नाउ आई हैव एक्सप्लेन दिस आंसर इन द सेंस द पोइट हैज़ यूज्ड सम लिटरेरी डिवाइसेस इन द पोएम। First of all, assonance. Assonance, it is the repetition of vowel sounds in the same line, such as the sound of O in "So boy, don't you turn back." Now see, the sound of O is prominent and it is a vowel. So, assonance is a vowel sound in the same line. When it is frequently used in the same line of the poem, like here there is an example before you, sound of O. O is a vowel, so in the line, so boy don't you turn back, assonance is used in this line. Secondly, consonants. It is the repetition of consonant sounds in the same line, such as the sound of T and R in the line, where there and be no light. Now see, the sound of T and R, consonants T and R is frequently here in the line, where there and be no light. Coming to imagery. Imagery is used to make readers perceive things with their 5 senses. Imagery क्या होती है कि ऐसे words का इस्तेमाल करना कि जो यानी like sense of smell, सेंस ऑफ लिसनिंग, कुछ ऐसा साउंड होता है जो अपने आपके कानों में वही साउंड आप फील कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं आप। ऐसा इमेज क्रिएट होता है कि आपको ऐसे लगता है कि आप खुद देख रहे हैं उस सीन को। So which when you perceive things with your senses, like now see, life for me and be no crystal stair. Now he has used the word crystal stair, it and be no crystal stair. You immediately come to the point that life is not smooth, and places with no carpet on the floor. Don't you sit down on the steps. Now see, these things click to our senses, and we immediately see, feel the things as happening before us. Coming to allusion. Allusion is a reference.
to give a reference from history, from culture, from politics. It is a reference to person, place, thing, or idea of historical, cultural, political, and literary significance. Here, crystal stair refers to Jacob's stair from the Old Testament in Bible. हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल हमें बाइबल से दी गई है। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनके वालिदैन ने उनके भाई के डर से कि वो उनको मार देंगे, उन्हें घर से भेजा कि वो चचा के घर जाके पनाह ले लें। जब वो गए तो रास्ते में एक ऐसा मुकाम आया जहाँ पे बहुत अंधेरा था और उन्हें वहाँ पे रात को रुकना था क्योंकि सूरज गरूब हो रहा था। वो वहीं पे उन्होंने एक पत्थर ढूंढा और उसके ऊपर सर रख कर वो लेट गए और सो गए। जब वो सोए तो फिर उन्होंने एक ख्वाब देखा। उन्होंने एक ऐसी शानदार सीढ़ी देखी अपने ख्वाब में जो कि ज़मीन से लेके आसमान तक वो सीढ़ी थी। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने देखा कि उस पे फ़रिश्ते जो है वो उस सीढ़ियों पे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आ जा रहे हैं। और फिर सबसे ऊपर सीढ़ियों के टॉप पे उन्होंने देखा कि अल्लाह ताला को खड़े हुए देखा और अल्लाह ताला ने उनसे वादा किया कि जिस ज़मीन पे वो लेटे हुए हैं आज बहुत मुश्किल हालात में, यानी उस ज़मीन पे उस वक्त वो सर के नीचे पत्थर रख के लेटे हुए थे और अल्लाह ने उनको ख्वाब में उनसे वादा किया कि जिस ज़मीन पे वो लेटे हुए हैं वो ज़मीन वो अल्लाह ताला उनको और उनकी औलाद को दे देंगे। So this is a biblical story. It is taken from the Bible. ये रेफरेंस लिया गया बाइबल से। So allusion is a reference. So here crystal stair refers to Jacob's stair from the Old Testament in Bible. Now metaphor, it is a comparison between objects which are different in nature. दो नेचर में बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें होंगी, उनका आपस में जब उनको तशबीह दी जाएगी, उनकी मुशाबहत की जाएगी। द पोइट हैज़ कंपेयर्ड द मदर्स लाइफ टू अ स्टेयर केस। शायर ने माँ की ज़िंदगी को एक ऐसी सीढ़ी से तशबीह दी। थ्रू आउट द पोइम, पूरी नज़म में माँ की ज़िंदगी को एक सीढ़ी से तशबीह दी गई है। What is symbolism? It is using symbols to signify ideas and qualities which are different from literal meaning. Now, for example, staircase in the poem symbolizes hardships. इसको हम सीढ़ी नहीं लेंगे, इसको हम ज़िंदगी की मुश्किलात समझेंगे। It also symbolizes life that one spends, और ये उस ज़िंदगी को भी सिम्बलाइज करती है जो कि हम बसर करते हैं ज़िंदगी में। इसी तरह से अगर आप मज़ीद एग्जाम्पल्स देना चाहें तो आप टैग्स, स्प्लिंटर्स की एग्जाम्पल्स देना चाहेंगे आप दें, और टैग्स हैं, स्प्लिंटर्स हैं, बोर्ड्स, टॉर्न अप बोर्ड्स हैं, ये सब सिंबल्स हैं विच अब ये इनको एज इट इज़ नहीं यूज़ किया गया, ये ज़िंदगी की मुश्किलात को ज़ाहिर कर रहे हैं। सो दीज आर सिंबल्स एंड साइंस ऑफ हार्डशिप्स. So Langston Hughes has skillfully employed these devices to express the sentiments of mother and the reality of life. एक माँ के जज्बात को एक्सप्रेस करती हैं ये सारी लिटरेरी डिवाइसेस और ज़िंदगी की हकीकत हमारे सामने बयान करती हैं. Now, question number 3 is, what is an extended metaphor? What is, यानी सबसे पहले आप एक्सटेंडेड मेटाफर को डिफाइन करेंगे. हाउ डज ह्यूज यूज दिस लिटरेरी टेक्निक टू इलस्ट्रेट द कंसिस्टेंट स्ट्रगल ऑफ मदर इन अर लाइफ. और ह्यूज जो है वो कैसे इस एक्सटेंडेड मेटाफर को यूज़ कर रहा है, ये भी एक लिटरेरी टेक्निक है टू इलस्ट्रेट द कंसिस्टेंट स्ट्रगल ऑफ मदर. यानी मेटाफर है तो एक्सटेंडेड मेटाफर एक माँ की जो कोशिशें हैं, मुस्तकिल कोशिश को कैसे बयान करता है एक्सटेंडेड मेटाफर को यूज़ करके. गिव एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम. सो दिस इज़ हाउ यू विल राइट एन आंसर. इन एन एक्सटेंडेड मेटाफर द राइटर टेक्स अ सिंगल मेटाफर. एक मेटाफर लेता है, एक ऐसी चीज़ लेता है जिसको वो माँ की ज़िंदगी से तशबीह देता है, एंड एम्प्लॉयज़ इट एट लेंथ यूजिंग, और फिर उसको ही फैलाता चला जाता है. उसी को वो एम्प्लॉय कर रहा है इन वेरियस इमेजेस, आइडियाज़, सब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस. सो दे आर कॉमनली यूज्ड इन पोइट्री एज वेल एज प्रोज. Hughes compares the life of a mother to a staircase.
It is an extended metaphor which is used throughout the poem to show the meaning of the poem. First of all, the mother says that life is not a crystal stair, means that life is not smooth, straight, and shiny. It is just a consistent struggle, and she has passed through many difficulties of life, but the fact is that she is still trudging on. वो आगे बढ़ती ही जा रही है. Secondly, life itself is a staircase. जिंदगी खुद भी एक सीढ़ी है विच वन हैज़ टू क्लाइंब इन एनी केस, जो कि हर हाल में हमने चढ़ना है इन सीढ़ियों को. बट दिस स्टेयर केस इज डिलैपिडेटेड. लेकिन ये याद रहे कि ये सीढ़ियाँ स्मूथ नहीं होंगी, ये टूटी फूटी हो सकती हैं, क्रम्बलिंग विद गैप्स, टैग्स, स्प्लिंटर्स, टॉर्न बोर्ड्स, ये टूटने के करीब हैं. उनमें बहुत से शिगाफ हैं, कीले हैं, लकड़ी के टुकड़े हैं और ऐसे तख्ते हैं जो कि हमवार नहीं हैं. एंड अनकार्पेटेड फ्लोर्स हैं, ऐसे फ़र्श पे आपने चलना है जो कि कालीन जिन पे नहीं बिछे हुए. द पोएम एंड्स विद द सेम थॉट, और पोएम जो है वो इसी ख्याल के साथ ख़त्म भी होती है दैट लाइफ फॉर हर इज़ नॉट अ क्रिस्टल स्टेयर, कि उसके लिए ज़िंदगी जो है वो शिफाफ नहीं है. सो एक्सटेंडेड मेटाफर जो पहले स्टेंजा में यूज़ हुआ कि लाइफ एंड बीन क्रिस्टल स्टेयर, वही फैलता जा रहा है. इट इज़ नाउ ही एम्प्लॉयज इज एट लेंथ थ्रू आउट द पोएम, और पूरी पोएम में उसी को बार बार बाकी जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बयान करके उससे रिलेट किया गया है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, in the poem Mother to Son, Hughes repeats some lines. What function does it serve in poem? Explain. कि ह्यूज़ जो है वो कुछ लाइंस को दोहरा रहा है और उसका क्या फंक्शन वो सर्व कर रही हैं, उसका क्या फ़ायदा है इस पोएम के अंदर, वो क्या रोल प्ले कर रही हैं. इन द पोएम देयर इज़ अ रेपिटेशन ऑफ लाइफ लाइन, लाइफ फॉर मी एंड बी नो क्रिस्टल स्टेयर. फर्स्ट स्टेंजा के एंड में ये लाइन दी गई और फिर लास्ट स्टेंजा, और पोएम ख़त्म भी इसी लाइन पे हुई. द पोएम एंड्स with the same line that life for me and be no crystal stair. So it has created a musical quality. सबसे पहले तो इसका फंक्शन ये है कि इसने पूरी पोएम में लाइक एक म्यूज़िकल एक क्वालिटी पैदा की है. It has also created, now first of all it has created a musical quality, then rhetorical impacts in the poem. यानी कि पोएम के अंदर इसने So rhetorical is, these are stylistic effects. ये बहुत एक स्टाइल होता है लिखने का जिसमें in order to take a response from the readers or observers, yeah, most often the writer intends to persuade the readers. Sometimes यानी वो अपना point of view उन पे readers पे impose करना चाहते हैं. So rhetorical impacts in the poem, it is concerned with the order and arrangements of the words to express ideas more powerfully and to influence the readers, ताकि अपने ideas को ज़्यादा से ज़्यादा वो अच्छे तरीके से बयान कर सकें और readers को impress कर सकें. So it stresses upon the point that life is a constant struggle. तो ये जो लाइंस हैं ये इस ज़िंदगी की इस हकीकत पे इस पे ज़ोर दे रही हैं कि ज़िंदगी जो है वो मुसलसल कोशिश है. इट इज़ नॉट स्मूथ एंड स्ट्रेट, ये हमवार नहीं है, सीधी नहीं है. द मदर मेक्स हर सन अवेयर ऑफ द फैक्ट, और माँ अपने बेटे को ये हकीकत बता रही है अगैन एंड अगैन दैट लाइफ इज़ नॉट स्मूथ, ज़िंदगी हमवार नहीं है. ही हैज़ टू बी ब्रेव टू फेस द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ लाइक हिज मदर. अपनी माँ की तरह उसको ज़िंदगी की मुश्किलात को उसका सामना बहादुरी से करना है. Now question number 5 is, what type of imagery is used in the poem Mother to Son and what does it suggest? Now imagery, again imagery, staircase is image, tags, splinters, torn boards, uncarpeted floors, these all are images. ठीक है. अब देखें, द इमेज ऑफ स्टेयर केस इमीडिएटली गिव्स द इम्प्रेशन ऑफ क्लाइंबिंग ऑन. अब ये सीढ़ियों का जो इमेज है ये फ़ौरन हमें ये इम्प्रेशन देता है कि हम आगे चढ़ते जाएं. शी टेल्स हर सन डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स. देखिए जैसे सीढ़ी का इमेज हमारे सामने, ये सीढ़ी का नाम लिया जाता है, हमारे जहन में फ़ौरन एक वर्ड आता है दैट इज़ क्लाइंबिंग. So this image is used for climbing. She tells her son, don't you set down on the steps. उन सीढ़ियों पे बैठना नहीं है. Cause you find it's kinder hard. क्योंकि आपको ये सख्त लगेंगी. It conveys the idea never to give up.
अभी हमें एक आइडिया देता है कि हमने छोड़ना नहीं है अपनी स्ट्रगल को. द इमेजेस ऑफ टैग्स, स्प्लिंटर्स, torn boards, uncarpeted floors show the difficulties, hardships, miserable condition, and that life is not a smooth journey. So imagery of darkness conveys the idea of hopelessness. अब darkness की जो का इमेज यूज़ हुआ वो क्या चीज़, क्या तस्वर पेश कर रहा है, नाउमीदी का तस्वर, एंड टाइम ऑफ कन्फ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी. So images of the stairway which is dilapidated shows the miserable poor condition of the black people. ये जो लैंगस्टन ह्यूज़ है, ही इज़ अ ब्लैक पोइट. सो ये भी हो सकता है कि ये मिजरेबल कंडीशन बता रहे हैं ब्लैक पीपल की इन नॉर्दर्न सिटीज़. सो व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएम. अब टोन क्या है पोएम की, वेदर इट इज़ ऑप्टिमिस्टिक, वेदर इज़ पेसिमिस्टिक है, रियलिस्टिक है, इमेजिनरी है. ठीक है, तो सो व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएम मदर टू सन. सपोर्ट योर व्यू विद इंस्टेंसेस फ्रॉम द पोएम, कि एग्जाम्पल्स दें पोएम से. सो द टोन ऑफ द पोइट इज़ इन द पोएम मदर टू सन इज़ प्लेन है, बिल्कुल सादा है, डायडैक्टिक है. डायडैक्टिक है यानी टीचिंग का वो उसमें आ रहा है, तासुर आ रहा है. एंड क्लोकियल टूवर्ड्स द सब्जेक्ट ऑफ लाइफ. Colloquial means what type of language is used, informal language is used. So Langston Hughes has a realistic attitude towards life. हमें ये पता चला है कि लैंगस्टन ह्यूज़ जो है उसका ज़िंदगी की तरफ बहुत हकीकी रवैया है, वो हकीकत को समझता है. When he says that life is not a crystal stair, वो कहता है कि ज़िंदगी जो है वो क्रिस्टल स्टेयर नहीं है. Then when the poet says life had tags, splinters, torn up boards, और जब वो कहता है कि ज़िंदगी में कीले हैं, मतलब हर जगह पे लकड़ी के टुकड़े हैं, फटे हुए ये जो तख्ते हैं, अनकारपेटेड फ्लोर्स हैं, बट शी स्टिल क्लाइम्स ऑन, वो आगे बढ़ती जाती है. शोज़ क्वालिटी ऑफ ग्रिट एंड फोर्टिट्यूड. ये किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि जब वो कहती है कि वो फिर भी सीढ़ियाँ चढ़ रही है, तो ये बता रहा है कि उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, उसके अंदर कितनी करेज है. सो देन यू विल राइट हिज टोन इज़ डायडैक्टिक. उसकी टोन जो है पोएट की वो डायडैक्टिक हो जाती है, वो टीचिंग हो जाती है. लाइक इन द लाइन्स व्हेन द मदर टीचेस हर सन नेवर टर्न बैक, कि कभी आपने मुड़ना नहीं है. डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, सीढ़ियों पे कभी बैठना नहीं है डर के. डोंट यू फॉल नाउ, कभी अपने आप को गिराना नहीं है, कभी आपने गिरना नहीं है. ये सब नसीहतें हैं. सो इट इज़ द टोन इज़ डायडैक्टिक नाउ. सो देन द टोन इज़ क्लोकियल. अब इस पोएम की जो टोन है वो क्लोकियल भी है. क्यों? कि स्टाइल ऑफ राइटिंग इज़ इनफॉर्मल. व्हाट इज़ क्लोकियल? क्लोकियल मीन्स इनफॉर्मल, फेमिलियर, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज, कॉमन प्लेस लैंग्वेज है. ठीक है, जो सबकी समझ में आने वाली है. सो इट इज़ अ कन्वर्सेशन एज वेल बिटवीन मदर एंड द सन. This is all about the poem. I hope I have sufficiently described and explained the poem for you, and you will take advantage of this video, inshallah. I thank you all. Please, I request you to like, comment, share, and subscribe my channel. Thanks for watching this video.